Good morning, students. Welcome back to Commerce Academy. Today we will start the new chapter, and this is the most important topic of the accounts या अकाउंटेंसी आप कह सकते हैं. ठीक है, तो उस चैप्टर का नाम है डेप्रीसिएशन. क्या है डेप्रीसिएशन? आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि डेप्रीसिएशन का मतलब डिप्रेशन नहीं होता है. ठीक है, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं डेप्रीसिएशन का मतलब होता है डिप्रेशन. इसकी तुलना डिप्रेशन से करते हैं. डिप्रिसिएशन की तुलना आप डिप्रेशन से मत कीजिए, क्योंकि डिप्रेशन और डिप्रिसिएशन में बहुत डिफरेंस है भाई. डिप्रिसिएशन और डिप्रेशन में बहुत ही डिफरेंस है भाई. डिप्रेशन अलग चीज़ है, डिप्रिसिएशन अलग चीज़ है. डिप्रेशन आदमी डिप्रेशन में तब आता है जब काम की तंगी से तंग हो जाता है, तब वो डिप्रेशन में आता है. ठीक है, डेप्रिसिएशन वो चीज़ होती है जैसे आपके पास कोई, आपके घर में कोई चीज़ है, जैसे आपके घर में गाड़ियाँ हैं, कोई भी मशीन, जैसे कि मान लीजिए गाड़ी है आपके, मोटर व्हीकल है आपके यहाँ, बाइक है मान लीजिए, बाइक का एग्जांपल देते हैं. आपकी बाइक है, कुछ दिन के लिए वो चली, आपने 2013 में या 2006 में मान लीजिए आपने बाइक खरीदी है. ठीक है, 2006 में आपने खरीदी, आपने उसको 2010 तक चलाया, 2010 तक चलाया, फिर आपने सोचा बेच दूँ. तब आप ये सोचेंगे ना कि 2010 तक आपने 2006 में मान लीजिए 1 लाख की बाइक खरीदी थी. कितने की खरीदी थी? 1 लाख की. अब 4 साल में उसकी कीमत खाली 30,000 बची है. 30,000 बची है, तो ये जो 30,000 बची है उसकी मशीन है, और इसके बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा डेप्रिसिएशन है. वही मशीन पे हमारा जो मशीन की जो वैल्यू बचती है वही होती है हमारी वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू इसे हम कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू कहते हैं. और ये जो उसके बीच का जो 70,000 खो गया ना, 70,000 जो खो गया, 70,000 कहाँ गया? ये जो 70,000 की बात है, ये 30,000 की तो बिक जाएगी, 70,000 कहाँ गया? 70,000 का क्या होगा? 70,000 का ये होगा, 70,000 क्या होगा? 70,000 हमारा क्या हो गया? डेप्रिसिएशन. ठीक है, चलिए फिर डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ जानते हैं, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं. यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है शॉर्ट में कि डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू द डिफ्लेक्शन ऑफ टाइम, वियर एंड टीयर, ऑब्सोलेंस और एनी अदर रीजन. मतलब यहाँ पर ये कह रखा है कि किसी भी एसेट्स की, कोई भी हमारी पार्टिकुलर एक एसेट्स है, उसकी जो क्या कहते हैं, क्या होगी, उसकी जो वैल्यू होगी वो परमानेंट डिक्रीज करती जाएगी पर ईयर के हिसाब से, टाइम टू टाइम. ठीक है, चाहे वियर एंड टीयर की वजह से, या जैसे एक्सीडेंट हो गया, कहीं भी कई सारी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू डिक्रीज हो. जो वैल्यू डिक्रीज होती है किसी भी एसेट्स की प्रति प्रति वर्ष या हर साल कह सकते हैं, जो वैल्यू डिक्रीज होती है, क्या होती है? डिक्रीज. ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन. उसी को हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं. ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ. ठीक है, तो क्योंकि आगे ही कई सारी चीज़ें समझनी होंगी. तो आगे चलते हैं, कॉजेज़ पढ़ते हैं. डेप्रीसिएशन कॉजेज़ क्या हैं? फिजिकल वियर एंड टीयर ड्यू टू यूजेस, मतलब जितने दिन तक हम यूज़ करते हैं उसके फिजिकल वियर एंड टीयर्स. ठीक है, और फिजिकल वियर टीयर ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सलेंस ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी. यानी अभी कई नई मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई. अब जैसे आजकल की बाइक आ रही हैं, तो पहले जो थी बाइक स्टार्ट होती थी किससे? किक से स्टार्ट होती थी, लेकिन आज क्या आ गया है? सेल्फ हो गया है. तो उस वजह से किक की तो कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रह गई ना, लेकिन रह तो गई है ना. वैल्यू है, लेकिन उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है. क्या हो गई? कम हो गई है. वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई. सेल्फ की क्या हो गई? बढ़ गई है. यही जो डिक्रीज हुई उसी पे एक हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा, लेकिन किक पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता, एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने किक बताया था आपको, उसको आप लोग सीरियसली मत लीजिएगा कि हाँ उस पर भी डेप्रिसिएशन लग सकता है. ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं. क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इसके? टू शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. हमारे फाइनेंशियल पोजीशन, जो बिजनेस है हमारी, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को सही सही दिखलाने के लिए वो इसका यूज़ किया जाता है. टू रिटेन फंड्स इन द बिजनेस फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट्स. हम कोई, जैसे कि हम कोई एसेट्स, पुरानी एसेट्स को बेच कर नई एसेट्स खरीद लाएं, पुरानी एसेट्स के बदले नई एसेट्स ले आएँ, तो उसके रिप्लेसमेंट फंड के लिए हम, मतलब कि जब हम डेप्रिसिएशन बनाएंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कितने की है, उस हिसाब से हम फंडिंग कर लेंगे. ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, पुरानी चीज़ों के बदले नई चीज़ें भी ला सकते हैं. ये हमारे ऑब्जेक्टिव है. तीसरा है मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन. किस तरीके, कौन कौन से मेथड हैं जिससे डेप्रिसिएशन चार्ज किए जाते हैं? सिर्फ 2 मेथड है. एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है डाइमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसे हम SLM मेथड भी कहते हैं और DMU भी शॉर्ट में कहते हैं. ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन मेथड के और 2-3 नाम हैं, जैसे कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हो गया. क्या है?
ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं इसे, ठीक है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, WDV, ठीक है, DBM भी कहते हैं, WDV भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरिट्स पढ़ लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड जो है उसकी मेरिट्स क्या है, उसके फ़ायदे क्या क्या है। सिंपलिसिटी, आराम से हो जाता है, बहुत सिंपल होता है। एसेट्स कैन बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ, एसेट्स कम्प्लीटली रिटर्न हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, डीमेरिट्स पढ़ लेते हैं। डीमेरिट्स क्या क्या है। डीमेरिट्स ऑफ SLM, डिफ़िकल्टी होती है कंप्यूटेशन करने में, इलॉजिकल होता है, ठीक है। चलिए ये सारी हो गई हमारी शॉर्ट में, यहाँ पे हुई हमारी शॉर्ट टर्म की बातें। अभी हम इसी को थोड़ा एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म की बातें हो गई, अब आगे चलते हैं, थोड़ा और देखते हैं। डेप्रिसिएशन, मेरिट्स क्या क्या है। डिमिनिशिंग बैलेंस ऑफ मेथड की, इक्वल बर्डन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस, PL अकाउंट में जो होता है बर्डन इक्वल रहता है। बैलेंस शीट ऑफ नेवर रिटर्न ऑफ टू जीरो, बैलेंस शीट में कभी जीरो लिखना नहीं पड़ेगा। डिमेरिट्स ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एसेट्स कैन नॉट बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ, इसमें क्या होते हैं, एसेट्स जो है कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ नहीं होते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी होती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डेप्रिसिएशन की पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी डिफिनीसन टाइप की बुरा दे रखा है। एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स ऑफ द बिजनेस लाइक फर्नीचर, हमारा जो एसेट्स होते हैं बिजनेस के, उसके लिए जो खर्चे होते हैं, जैसे लाइक फर्नीचर पे हो गए, फर्नीचर फिक्चर एंड फिटिंग्स ऑफ द शॉप, मोटर वैन्स, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स आर नाइदर गुड्स और नॉर एक्सपेंस ऑफ द ईयर, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। एक्सपेंडिचर्स ऑफ दिस नेचर गिव सर्विसेज टू द बिजनेस फॉर मैनी ईयर्स एंड देयर फॉर कॉल्ड फिक्स एसेट्स। ये एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, एक नेचर में सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं बिजनेस को कई सालों के लिए, तो इसी को हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। बिजनेस को कई साल तक, मतलब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई मशीन एक बार खरीद लिए तो कई सालों तक चलेगी ना, 4 साल 5 साल 6 साल तो चलेगी ना, 2 साल 3 साल तो चलेगी ना, तब तक के लिए आपको छुट्टी हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई खर्चे नहीं होंगे मशीन के लिए कोई, उसी को हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। तो इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑन द फिक्स्ड एसेट्स इज डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर फिक्स एसेट्स के लिए जो खर्चे होते हैं वो कहाँ से डिडक्ट किए जाते हैं, कहाँ से काटे जाते हैं, प्रॉफिट से निकाले जाते हैं, ऑफ एनी 1 ईयर, किसी एक साल में। इट वुड बी रॉन्ग, ये लेकिन ये गलत है। सिंस देयर बेनिफिट इज एंजॉयड बाय द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर्स, द करेक्ट थिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूट दियर कॉस्ट ओवर द ईयर्स। हर साल इसकी करेक्ट यानी सही चीज़, सही तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं, हर साल जो कॉस्ट है मशीन की उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, यूज़फुल लाइफ ऑफ द बिजनेस के यूज़फुल लाइफ के लिए। द पोर्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स चार्ज ईच ईयर एज एक्सपेंसेस नेम्ड एज डेप्रिसिएशन। जो हर साल हम जिस चीज़ को जिस जो एक्सपेंस चार्ज करते हैं उस एसेट्स, फिक्स एसेट पे जो एक्सपेंस चार्ज करते हैं उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और डेप्रिसिएशन ऑलवेज फिक्स्ड एसेट्स पे ही लगती है, हमेशा फिक्स्ड एसेट्स पे ही डेप्रिसिएशन लगेगी और किसी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन नहीं लगती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक चीज़ होती है, इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ मेथड्स बाई चेंजिंग चार्जिंग डेप्रिसिएशन। यहाँ मेथड पढ़ेंगे, अब मेथड की मीनिंग पढ़ेंगे, मेथड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एंड हाउ डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट टुगेदर विद द प्रिपरेशन ऑफ फिक्स एसेट्स अकाउंट। फिक्स एसेट्स अकाउंट जब बनाया जाता है तो किस तरीके डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, यहाँ आप ये भी सीखेंगे। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन, लर्न मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड प्रिपेयर फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट शोविंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द एवरी ईयर। ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं डेप्रिसिएशन बनाने के, पढ़ने के। तो मतलब क्या, पहले का मतलब ये, पहले पॉइंट का कि हम डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट और मीनिंग को समझें, ठीक है, उसके एक्सप्लेनेशन कॉजेज़ को समझें, ऑब्जेक्टिव को समझें, यही सारे ऑब्जेक्टिव हैं इसको पढ़ने के। आगे चलते हैं, ये फार्मूला है SLM मेथड का, मतलब SLM मेथड का नहीं है मेथड, तो मतलब फिक्स SLM का मतलब ये होता है, और WDV का डिफरेंस दोनों में ये है कि देखिए SLM हर साल एक ही परसेंटेज, हर साल सेम, जैसे कि 10% लग रहा है तो हर साल सेम अमाउंट सेम ही लगेगा, 10% ही लगेगा। इसी जैसे 1 लाख की मशीन है, 1 लाख की मान ली मशीन है, तो 1 लाख की जो मशीन है ना उस पर हर साल डेप्रिसिएशन 10%, 10,000 10,000 10,000 ही लगेगा।
लेकिन WDV में क्या होता है, 10% मान लीजिए इसमें भी लगना है, तो ये अगले साल 10,000 लग जाएगा, तो 90,000 की मशीन बची, अगले साल उसकी कीमत, तो फिर 9,000 लगेगा, फिर 90,000 में 9,000 माइनस करेंगे, फिर 8100 लगेगा, ऐसे से 10% लगता है, ठीक है। यही मेथड है इन सबके। आगे चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं जरा फॉर्मूला। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ एनी भी जो भी दी हो लाइफ ऑफ एसेट्स। जैसे कि यहाँ पर देखिए कॉस्ट ऑफ एसेट्स दे रखी है 2500, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी है। चलिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं खुद से। मान लीजिए किसी मशीन की कीमत दे रखी है 10,000, ठीक है, और उसने क्या रखा है कि 10 साल बाद वो मशीन जो है कितने की हो जाएगी, 10 साल बाद वो मशीन कितने की हो जाएगी, 10 साल बाद वो मशीन बचेगी सिर्फ 1,000 की, तो 1,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू हो गई, तो माइनस किए 9,000 अपन 10 आ गया, यानी 900 रुपये हमारे क्या लगे डेप्रीसिएशन, 900 रुपये हमारे कितने क्या लग गए, 10,000 में हमारे, सॉरी 10,000, हाँ 10,000 में 900 हमारे क्या लगे डेप्रीसिएशन। आगे चलता है। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि ऑफिस एंड चेयर परचेज 2500 ऑन इट्स एस्टिमेटेड आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद 2500 की स्क्रैप वैल्यू हो गई, तो द यूजफुल ऑफ चेयर इज कॉस्ट ऑफ 2500 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एलोकेशन में भी कैलकुलेट क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, 2500 अपॉन 100 है 250 रुपये, यहाँ पे इधर इसी का सोल्यूशन दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉजेज यहाँ पे दे रखे हैं डेप्रिसिएशन के, वियर एंड टीयर अभी हम लोग को पढ़ा, ऑब्सोल्सनेस, इफेक्ट्स ऑफ टाइम, टाइम की कमी, एक्सीडेंट हो जाए, एक्सपायरी हो जाए, लीगल राइट्स की जो है लीगल राइट्स होते हैं वो एक्सपायर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, टाइम ख़त्म हो जाए, ठीक है, मशीन की मतलब डेड हो जाए मशीन, तो यही सारी चीज़ें होती हैं कि हम डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड कराते हैं। आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट्स, इसमें कॉस्ट ऑफ एसेट्स का क्या मतलब है, देखिए कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स इज द परचेज प्राइस ऑफ द एसेट्स। हम कोई एसेट्स खरीदते हैं तो उसको जो परचेज जब करते हैं तो उसकी जो प्राइस होती है उसी को हम कॉस्ट ऑफ एसेट्स बोलते हैं, यानी कॉस्ट बोलते हैं। ऑल सच एक्सपेंसेस, जैसे कि सारे एक्सपेंस विच आर इनकर्ड बिफोर इट्स फॉर पुट टू यूज़, जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि हम कोई किसी भी एसेट्स को लाते हैं, मतलब कोई भी एक्सपेंस हम करने से पहले जब उसको यूज़ करें, ठीक है, तो उसी को हम कॉस्ट बोलते हैं। एग्जांपल हो गया एक्सपेंस ऑन लोडिंग, हम लोडिंग कराते हैं उसमें जो एक्सपेंस करते हैं वो हमारी कॉस्ट है। कैरेज, इंस्टॉलेशन कराते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड अनलोडिंग, एसेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ लोकेशन, एक्सपेंस, इलेक्शन एंड असेंबली, ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। आपको एक मेन चीज़ और बतानी है कि जब हम कोई मशीन खरीदते हैं तो मशीन खरीदते वक्त अगर हम उसी वक्त इंस्टॉलेशन कराते हैं, उसी ईयर में उसी डेट को इंस्टॉलेशन कराते हैं या लोडिंग कराते हैं, कैरेज कराते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं, उसका अलग से खर्चा कोई करते हैं, तो वो सारे हमारी मशीन में ही जुड़ जाएंगे। सारी खर्चे क्या होंगे, सारे एक्सपेंस क्या होंगे, हमारी मशीन में ही ऐड हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए 10,000 की हमने मशीन खरीदी और उसमें 15,000 का क्या कराया ट्रांसपोर्टेशन, 15,000 का इंस्टॉलेशन, तो 15 30 10 40,000 की मशीन हो जाएगी। 40,000 की क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन भी कराए हैं, इन सब के खर्चे भी जोड़े हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे आप समझेंगे। यूजफुल ऑफ लाइफ ऑफ द एसेट्स, इसका मतलब क्या है, तो यूजफुल लाइफ ऑफ द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स विच एसेट्स विल रिमेन, जितने साल आपने उस एसेट्स को यूज़ किया है उसी की लाइफ लिख देनी है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू द रेजिडियल वैल्यू ऑफ विच एसेट्स कुड बी स्क्रैप डीलर कबाड़ी आफ्टर इज यूजफुल लाइफ, मतलब इतने दिन यूज़ करने के बाद, जैसे कि हम कबाड़ी वाले के पास बेचने नहीं जाते तो कबाड़ी जो वैल्यू बताता है उस चीज़ की, उसी को हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। स्क्रैप डीलर, उस कबाड़ी को हम स्क्रैप डीलर भी कहते हैं, जो कि कम दामों में हमें हमारी अच्छी बड़ी से बड़ी चीज़ें कम दामों में हमको देता है। डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ एसेट्स, डेप्रिसिएबल वैल्यू इज द कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस द स्क्रैप वैल्यू। डेप्रिसिएशन जो होता है उसको कॉस्ट ऑफ वैल्यूज माइनस कर देता है स्क्रैप वैल्यू, तो हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। आगे चलते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम मेथड, डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं कुछ। अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यूनिफॉर्म फ्रॉम ईयर टू ईयर, मतलब साल टू हर साल जो है डेप्रिसिएशन फिक्स रहता है। सपोज इफ एसेट्स 1,00,000 की है, डेप्रिसिएशन फिक्स 10%, देन 10,000, तो वुड बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर, 10,000 ही हम हर साल लिखेंगे। दैट इज़ वाई दिस मेथड ऑल्सो इज कॉल्ड फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी इसे कहते हैं। दिस मेथड द अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर, यहाँ पर वही फॉर्मूला दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ।
आउट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स इट्स स्क्रैप वैल्यू इज डिडक्टेड एंड इट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स एस्टिमेटेड लाइफ। आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि सलमान एंड उस्मान ब्रदर्स दो भाई है एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 जुलाई 2008। 1 जुलाई 2008 को 2008 को उन्होंने एक मशीन खरीदी 70,000 की और स्पेंड किया 5,000 इसके इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये मशीन कितने की हो जाएगी? मशीन हो जाएगी 75,000 की। तो द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन 10% ऑन SLM मेथड। उन्होंने SLM मेथड से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है फर्म को 10%। और द बुक्स आर क्लोज होगा 31 दिसंबर ही। दिस इज़ कैलेंडर ईयर। इसमें ईयर भी दो होते हैं, आपको बता दूं। इसमें जो ईयर होते हैं वो दो होते हैं, ठीक है। एक कैलेंडर, ठीक, एक कैलेंडर ईयर होता है, दूसरा होता है अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस समझते हैं, ठीक, दोनों में डिफरेंस समझते हैं। देखिए ये कैलेंडर ईयर हो गया, ये अकाउंटिंग ईयर हो गया। तो देखिए कैलेंडर ईयर कब से होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कैलेंडर ईयर होता है। और अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सलमान की बात होगी तो 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो सो द मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए बनाना। तो यहाँ पर सोल्यूशन में पहले मशीन देखिए, कॉस्ट ऑफ मशीन 70,000, कॉस्ट इंस्टॉलेशन 5,000, टोटल कितना हो गया? 75,000। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, द एनुअल डेप्रिसिएशन विल बी 10%, यानी 7500 हर साल लगेगा। ओके सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन दे रखा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2008 को एक मशीन खरीदी, 75,000 की मशीन हो गई, ये हर साल चलाना है। फिर अभी हम क्वेश्चन पे लौट के नहीं आना है। देखिए 1 साल हमने चलाया, पहले दिसंबर 2008, सॉरी यहाँ पर इन्होंने कुछ गड़बड़ की है। अच्छा यहाँ पे पहले यहाँ डेप्रिसिएशन अकाउंट बना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग तरीके से बनता है, मशीनरी अकाउंट अलग तरीके से बन रहा है। पहले देखिए मशीनरी अकाउंट हम बना रहे थे, तब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने में आसानी होगी। मशीनरी अकाउंट बनाई 2008 को, मशीन खरीदी 1 जुलाई को, टू बैंक लिखा, टू बैंक से अकाउंट इधर एंट्री होगी, ठीक है। यहाँ लिखा टू बैंक। अब यहाँ पर जनरल फोलियो कोई काम ज़्यादा नहीं था। मशीन की अमाउंट लिखी 70,000 की मशीन, पाँचों टोटल 75,000 हम लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2008 को होगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कितने महीने हुए? 6 महीने। 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालते हैं। 75,000 इंटू 10/100। ये फार्मूला मैं आपको बताना भूल गया। एक फार्मूला और याद कर लीजिए कि अगर परसेंटेज में दिया रहे, स्क्रैप वैल्यू में ना दिया रहे, परसेंटेज में अगर डेप्रिसिएशन दिया रहे, तो ये फार्मूला आप लगाएंगे। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, इसे रेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, समझ ही गए होंगे आप लोग। इसे रेज कर दो। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक, कॉस्ट ऑफ मशीन इनटू रेट अपॉन 100 इंटू जितने मंथ हो अपॉन 12, ठीक, जितने मतलब साल हो। समझ गए आप लोग? तो यही बात है। 6 महीना तो 75,000 इंटू 10/100, 10% निकालना है, 6/12। इसको सॉल्व करेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12 आ जाएगा। ये कट गया, ये कट गया। अब इसको इससे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 4, 32 सॉरी 3750 आ जाएगा, ठीक है। 3750, 3,750 हमारा डेप्रिसिएशन निकल के आ गया। ये लग गया यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन लग गया, यहाँ पर सॉल्व करके भी दिखाया गया है। वेट, इन्होंने 70,000 पे निकाला है, बट हमें 75,000 पे निकालना है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। 75,000 हो गया, 6/12, 7500 में निकाल लेते, 1 2 ही 2, ये 7500 है। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 6 1 बचा, 3750 ही आएगा। अब इन्होंने पता नहीं कैसे यहाँ पर 7,000 लिख दिया, इन्होंने गलती कर दी, यहाँ पर 75,000 लिखना था, ठीक है, 7500।
तो यहाँ पर फिर बैलेंस कितना बचेगा, 75,000 में से 3750 को माइनस करेंगे, 1055 आएगा, 972 आएगा, ठीक है, 431 आएगा, 71,250 हमारा क्या आएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। बाई बैलेंस CD से डिनोट करेंगे उसे। आगे चलते हैं 2009। अब ये ईयर ख़त्म, 2009 से 2010, नहीं 2009 ही चलेगा क्योंकि दिसंबर कैलेंडर ईयर है। जनवरी 1 दिसंबर 31 इधर लिखेंगे, फिर टू बैलेंस BD, बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे, फिर बैलेंस ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पूरा लिख देंगे 71,250, फिर 75 डिप्रिसिएशन पूरे साल का वो कर देंगे, ठीक है, 10%। तो फिर बैलेंस निकालेंगे, 63,750 आया, फिर टोटल कर देंगे। फिर 2010 को तीसरे साल टू बैलेंस BD, जनवरी 1 31 दिसंबर, बेची उची है नहीं, 63,750, 63,750। अगले साल फिर 7,500 डिप्रिसिएशन लगाया, 56,250 बैलेंस आया, यही हमारा आंसर हो गया। बाई बैलेंस 56,250 ऑन 31 दिसंबर 2010, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब डेप्रिसिएशन कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होता है, सारे डेप्रिसिएशन डेट वाइज लिख देंगे। 31 दिसंबर को ही सारे डेप्रिसिएशन होते हैं, तो इधर लिखेंगे भाई प्रॉफिट एंड लॉस, इधर लिखेंगे टू मशीनरी, ठीक, टू मशीनरी 3350 पहले हुआ, 3750 फिर इधर भी लिख दिया। फिर दूसरे साल 7500 लगाए, इधर लिख दिया। तीसरे साल 7500 लगाए, इधर लिख दिया। बस इसमें टोटल करने कोई झंझट नहीं। इधर PL एंड अकाउंट, इधर मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, PL एंड PL एंड PL, ठीक, ये सारी चीज़। चलिए आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ऑन 1 जनवरी 2003, 1 जनवरी 2003 कंपनी परचेज अ प्लांट फॉर 20,000 ऑन 1 जुलाई इन सेम ईयर, ठीक। इट परचेज एडिशनल वर्थ 8,000 एंड स्पेंड 2,000 ऑन इट्स इरेक्शन। फिर से पढ़ते हैं। 1 जनवरी 2003, 1 जनवरी 2003 को कंपनी ने एक प्लांट खरीदा, ठीक, 20,000 का, और 1 जुलाई को सेम ईयर एक और प्लांट खरीदा 8,000 का, स्पेंड किया 2,000 इरेक्शन के लिए। तो क्या हो गया, 10,000 की हो गई दो प्लांट, एक प्लांट 20,000 का, एक प्लांट 10,000 का, दो प्लांट हो गए। और 1 जुलाई 2004 को प्लांट परचेज ऑन 1 जनवरी जो बिकम ऑस्लेट, तो उसे क्या किया, बेच दिया 12,000 में। तो ऑन 1 अक्टूबर 2005 एक प्लांट और ख़रीदा 28,000 का। ऑन द सेम डेट प्लांट परचेज 1 जुलाई 6,000 का बेच दिया जो दूसरी प्लांट खरीदी। तो डेप्रिसिएशन 10% करना है, यहाँ पर बेचने का भी दिखा दिया गया है, ठीक है। अभी बेचने की एंट्री भी होगी। चलिए, तो सो द प्लांट अकाउंट, प्लांट अकाउंट दिखाना है कब तक, 2003 से 2005, 3, 4, 5, 3 साल का बनाना है। चलिए आगे चलते हैं। 31 दिसंबर ही है, ठीक है। आगे सोल्यूशन देखते हैं, उसको छोड़ते हैं बाद में, पहले इसको देखते हैं। तो इसमें क्या, प्लांट अकाउंट बनाएंगे। पहले 2 मशीन खरीदी है, कैश अकाउंट, या फिर बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। 20,000, 10,000, 30,000 हुआ। डेप्रिसिएशन करेंगे, पहली मशीन का डेप्रिसिएशन 10%, 2,000 आ जाएगा, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हो गए। तो 6 महीने के लिए लगाएंगे 500 रुपये लगेगा, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 2,500, ठीक। फिर बैलेंस CD निकालेंगे, 20,000 में से 2,000 माइनस करिए, 18,000 आएगा। और 8,000 में से 10,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो 9,500 आएगा। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 9,500 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 9,500 आएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 9,500 ही रहे, 9,500 आएगा। यहाँ 27,500 बैलेंस बचा टोटल। इधर बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे अगले साल 2004 को, तो टू बैलेंस BD 18,000, 9,500, 27,500। अब क्या होगा, 2004 जुलाई 1 को फिर हम डेप्रिसिएशन मशीन बेच दी गई है, तो या फिर बाई कैश या बाई बैंक सेल लिख देंगे। फिर जितने की मशीन बेची है, 12,500 की मशीन बेची है, 12,500 की मशीन बेची है। डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन देखिए निकालेंगे किस तरीके, PL किस तरीके निकालेंगे। डेप्रिसिएशन लिख देंगे जितने, जैसे कि जनवरी, फरवरी पूरी साल चली है तब भी की, जुलाई तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने चली, 6 महीने का डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे तो 1,000 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो उसकी वैल्यू बची है 17,000, 17,000 में से माइनस होगा 1,000, तब माइनस किया जाएगा हमारा जो है क्या बोलते हैं वो, बाई कैश अकाउंट, जो जितने बेचा गया है। तो 17,000 में से जब 12,500 माइनस करेंगे आप, तो आएगा हमारा 4,500। तो वही हमारा क्या होगा, PL होगा। इसका एक मेथड होता है, देखिए। तो कैसे, जैसे कि मशीन बेची 18,000 की, डेप्रिसिएशन 1,000 निकला, माइनस किया 17,000 है, 12,500 माइनस करेंगे तो लॉस आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, पहली मशीन बिक गई। फिर दूसरी मशीन का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, पूरे साल का लगा 1,000,
फिर आगे बैलेंस दूसरी मशीन का बचेगा, तो 9500 में 9500 में 1000 माइनस करेंगे, 8500 आया 2005 में। फिर 2005 में एक टू बैलेंस पीडी एक मशीन और खरीदी है, उसे भी लिख दिया 28,000 की। फिर अक्टूबर 1 को क्या किया, मशीन को बेच दिया है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 8 महीने चले हैं। तो 8 महीने अब यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे, 8,000 9 महीने चले हैं, ठीक है, 8 महीने नहीं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 9 महीने चले हैं। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 750 यहाँ 8,500 में माइनस करेंगे। और माइनस करने के बाद क्या करेंगे फिर जितने में प्लांट्स सोल्ड कर रहे हैं वो प्राइस माइनस करेंगे, 6,000 माइनस किया तो 1,750, ये हमारा लॉस निकल आया, पीएल एंड लॉस। तो बाई डेप्रिसिएशन तीसरे का निकालेंगे, क्योंकि हमने तीसरी मशीन भी खरीदी ना अक्टूबर 1 को, उसी दिन जिस दिन हमने बेची है उसी दिन खरीदी भी है। तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे 700, उसका डेप्रिसिएशन आएगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का, ठीक है। बाई बैलेंस निकाल लेंगे उसका 27,300। इसका आंसर ये हो जाएगा बैलेंस, इसका आंसर आएगा बाई बैलेंस 27,300, बैलेंस आएगा 27,300, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए जो भी ठीक लगा अच्छा है, अगर ठीक लगा हो तो ठीक, अब ठीक नहीं लगा हो तो कुछ नहीं कर सकते। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ठीक है।